हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर गाइस। और हम पढ़ रहे थे सी प्रोग्रामिंग की सीरीज। तो सी प्रोग्रामिंग की सीरीज में हमने पिछली वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था और हमने एक प्रोग्राम की मदद से ये समझा था कि स्ट्रक्चर क्या होता है सी का। सी की प्रोग्राम करने के लिए हमें क्या क्या स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो कल हमने थोड़ा सा समझा था उनके बारे में। आज जो है हम एक एक वर्ड को क्लियर करके समझेंगे और फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने जब प्रोग्राम किया था तो आप लोगों ने वहां पे जब प्रोग्राम देखा था तो प्रोग्राम कैसा था। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले आप वो वाली वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आज का कंटेंट क्या चलने वाला है। और आज का कंटेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग सी की प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं तो सबसे बेस्ट आपके लिए टर्बो सी प्लस प्लस है। तो टर्बो सी प्लस प्लस आपको कैसे डाउनलोड करना है एक बार वो देख लेते हैं, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, आपको अपने क्रोम ब्राउजर पे जाना है। जैसे ये मेरा क्रोम ब्राउजर है, मेरे में अभी इंटरनेट नहीं है, मैं बस आपको समझा रहा हूँ डाउनलोड कैसे करना है। आपको अपने क्रोम ब्राउजर पे जाकर के यहाँ पे सर्च कर देना है टर्बो सी प्लस प्लस। टर्बो सी प्लस प्लस। जब आप यहाँ पे टर्बो सी प्लस प्लस डालेंगे तो यहाँ पे टर्बो सी प्लस प्लस डालने के बाद आप एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आपके पास खुल करके आ जाएगा, ठीक है, या डाउनलोड टर्बो सी प्लस प्लस, उस पर क्लिक कर दीजिए और अपना टर्बो सी प्लस प्लस डाउनलोड कर लीजिए। जब टर्बो सी प्लस प्लस आपका डाउनलोड हो जाएगा तो प्रोग्राम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आज का कंटेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने एक छोटा सा प्रोग्राम किया था और उस प्रोग्राम में हमने इन सब चीजों का यूज किया था और मैंने वहां पे आपको एक छोटे से प्रोसेस में समझाया था। आज मैं इनको डीपली समझाता हूं आपको, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्लूड की। अब ये इंक्लूड होता क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि इट इंक्लूड्स द फंक्शन विच आर डिफाइंड इन अनदर फंक्शन इनटू आवर प्रोग्राम। मतलब इंक्लूड क्या करता है, इंक्लूड जो है वो अपने अंदर कुछ फंक्शंस को डिफाइन करता है, कुछ फंक्शंस को स्टोर करता है अपने अंदर, जो कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर डिफाइन करेंगे। ठीक है, एक मिनट मैं जरा प्रोग्राम भी दिखाता हूं आपको ताकि और अच्छा समझ में आए आपको। तो देखिए, बात करते हैं इंक्लूड की। तो इंक्लूड मैंने आपको क्या बताया कि इंक्लूड अपने अंदर उन फंक्शंस को स्टोर करता है जिनका यूज हम अपने प्रोग्राम में करने वाले हैं। मतलब जिन फंक्शन का यूज हम अपने प्रोग्राम में करने वाले हैं, वो फंक्शन जिस फंक्शन के अंदर स्टोर है उनको इंक्लूड अपने अंदर स्टोर करता है। कैसे? ये जो इंक्लूड है, इसने studio.h कल हमने प्रोग्राम किया था, एक फर्स्ट प्रोग्राम किया था, वहां आपने समझा होगा कि मैंने आपको एकदम डीपली बताया था कल भी, पर मैं एक बार और बता रहा हूं। तो इंक्लूड क्या कर रहा है, अपने अंदर स्टोर करवा रहा है studio.h को। ठीक है, studio.h क्या है, ये एक हेडर फाइल है, हेडर फाइल का नाम है, ये हेडर फाइल का नाम है। और ये क्या बताया था हमने, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, और studio.h एक हेडर फाइल का नाम है। ठीक है, अब studio.h जो है उसके अंदर जितने भी फंक्शन हैं जो हमें प्रोग्राम में अपने यूज करने हैं वो studio.h के अंदर स्टोर हैं। जैसे प्रिंटफ जो फंक्शन है जो हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, वो हमारा studio.h के अंदर स्टोर होता है। अगर हम studio.h नहीं लगाएंगे तो हमारा प्रिंटफ नहीं चलेगा। इसी तरीके से आपने कल देखा था getch और clr scr, इनका भी एग्जांपल दिया था मैंने आपको, और ये किसमें स्टोर थे, conio.h फंक्शन के अंदर ये स्टोर थे। तो आपको इतना ये सब समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो हमने इंक्लूड देख लिया क्या था, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, और ये क्या करता है, अपने अंदर उन फंक्शंस को स्टोर करके रखता है जिनसे रिलेटेड डेटा या जिनसे रिलेटेड चीजें या फंक्शन जो हम अपने प्रोग्राम में स्टोर करते हैं। अब studio.h conio.h ये एक हेडर फाइल का नाम है। ठीक है, अब void एंड मेन, अगर हम बात करते हैं void की, तो void क्या है आपका, void एक डेटा टाइप होता है। void जो होता है वो एक डेटा टाइप होता है। ठीक है, आगे हम डिफाइन करेंगे डेटा टाइप आगे के लेक्चर में। अभी आप समझ लीजिए कि void जो है हमारा वो एक डेटा टाइप है। मेन की हम बात करते हैं, मेन जो है वो मेन मतलब जो हमारे प्रोग्राम का जो
एग्जीक्यूशन होता है, हमारा प्रोग्राम जहां से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है वो मेन होता है। हमारा प्रोग्राम हमेशा मेन से स्टार्ट करता है एग्जीक्यूट होना, ठीक है, यहां से नहीं करता, हमेशा मेन से स्टार्ट करता है, ठीक है। और मैंने कल भी आपको बताया था कि ये नल रिटर्न करता है, ठीक है। करली ब्रेसेस, करली ब्रैकेट का मतलब है एक ब्लॉक। जब आप एक ब्लॉक के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको एक करली ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा और क्लोज करना पड़ेगा। प्रिंटफ का मतलब हमने बताया था कि अगर हम अपनी कंसोल पर कोई भी चीज प्रिंट कराना चाहते हैं, मैसेज दिखाना चाहते हैं, तो वहां पर हम प्रिंटफ का यूज करेंगे। टर्मिनेटर, हर एक लाइन को टर्मिनेट करने के लिए, हर एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने के लिए हम टर्मिनेटर का यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमने एक स्टेप लिख दिया प्रिंट और हमने उसके अंदर कोई स्टेटमेंट लिख दी तो प्रिंट का काम खत्म हो गया, अब तो वहां पे हम टर्मिनेटर लगा के बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। अब CTRL प्लस F1, कंट्रोल प्लस F1 का यूज हम करते हैं हेल्प के लिए। अगर हमें कोई हेल्प चाहिए तो कंट्रोल प्लस F1 दबाइए। CLR SCR का यूज मैंने बताया था, ये पोछा लगाने का काम करता है किसके अंदर, टर्बो C++ के अंदर। जो भी आप कोड लिखते हो, आपने कोड लिखा, ठीक है, अब कोड पुराना वाला भी चलेगा, आपने एक बार रन कराया प्रोग्राम, मैंने कल एग्जांपल में भी दिखाया था, तो दोबारा रन करवा रहे हैं तो दोबारा पिछला कोड भी आएगा। तो ये क्या करता है, जो पिछला आउटपुट होता है उसको हटा देता है। डिले, अगर हम कल हमने देखा था स्क्रीन को रोक करके रखता है जब तक हम चाहते हैं गेट ch। डिले भी एक फंक्शन है जो स्क्रीन को रोकने में काम आता है, ये नैनो सेकंड में अपने अंदर चीजें लेता है, ठीक है। इसको मैं आज आपको करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है। और अगर आप डिले का यूज करना चाह रहे हैं तो आपको एक और हेडर फाइल यूज करनी पड़ेगी और उसका नाम क्या है, dos.h। जैसा कि गेट ch को यूज करने के लिए आप conio.h का यूज करते थे, उसी तरीके से अगर आप डिले यूज करना चाहते हैं तो आपको dos.h लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं studio-lib.h। हमारा जो प्रोग्राम है इंक्लूड studio.h, इंक्लूड conio.h, जितनी भी हेडर फाइल हैं या जितने भी फंक्शंस हम यूज करते हैं, सी के अंदर अगर हमें कोई भी फंक्शन यूज करना है तो सबसे पहले उसकी हमें हेडर फाइल यहाँ पर डिफाइन करनी पड़ेगी। और वो हेडर फाइल कहीं ऐसी वैसी जगह नहीं पड़ी होती, वो जितने भी फंक्शन है, जितने भी बिल्डअप चीजें हैं, वो सब studio-lib.h के अंदर पड़ी होती है। तो आप कह सकते हैं ये लाइब्रेरी है, इसके अंदर सारी चीजें पड़ी हुई है। मैंने कल ये सब आपको समझाया था, आज मैं थोड़ा सा इसलिए समझा रहा हूँ और कि ताकि थोड़ा सा वार्म अप हो जाए हमारा, क्योंकि अभी तो दूसरी ही क्लास है। चलिए, अब वी कैन राइट मोर देन वन स्टेटमेंट इन अ सिंगल लाइन। टर्बो C++ के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सॉरी C लैंग्वेज के अंदर हम एक से ज्यादा स्टेटमेंट एक ही लाइन में लिख सकते हैं। printf भी उसी लाइन में लिख दो, टर्मिनेटर लगा के, फिर गेट ch भी उसी लाइन में लिख दो, कोड गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए अब एक छोटा सा एग्जांपल जो हमने कल लिया था उसी एग्जांपल को लेते हैं, दोबारा समझ में आए ताकि, और आज एक थोड़ा सा नया कंटेंट dos.h को भी यूज करके मैं आपको समझाता हूं। चलिए देखते हैं। तो मैं ओपन करता हूं अपना टर्बो C++, आप लोग भी डाउनलोड कर लीजिए। देखिए मेरा टर्बो C++ ओपन हो रहा है। हो गया। अब मैं क्या करता हूं, यहां फाइल पे जाता हूं और फाइल पे कर देता हूं न्यू। चलिए ये मेरा खुल के आ चुका है, ठीक है। अब मैं शुरू से कोड लिखूंगा तो पुराने कोड को मैं हटा देता हूं ताकि आपको समझ में आए। शिफ्ट के साथ अपर एरो अगर आप दबाएंगे तो पूरा शिफ्ट के साथ एरोस का यूज करिए सेलेक्ट करने के लिए, और फिर शिफ्ट प्लस डिलीट दबा दीजिए तो वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब प्रोग्राम करते हैं एक बार छोटा सा, वही एक हेलो वर्ल्ड शुभम प्रिंट कराते हैं, कुछ भी प्रिंट कराते हैं। चलिए तो मैं लिखता हूं सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड studio.h। अब studio.h इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करूंगा, ठीक है। फिर मैं इंक्लूड conio.h, फिर मैं लिखता हूं वर्ड में, ये तो स्ट्रक्चर है सी का करने का, फिर करली ब्रेसेस। अब जो करली ब्रेसेस ओपन होगी वो करली ब्रेसेस क्लोज भी होगी, ठीक है। जब आप इस ब्लॉक को क्लोज करेंगे तब क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है। अभी ओपन ही रहने दीजिए।
अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं डालता हूं CLR SCR कि अगर मेरी स्क्रीन पे पहले कोई प्रोग्राम हुआ हो तो उसका आउटपुट हट जाए। ठीक है, चलिए अब मैं प्रिंट करा लेता हूं। वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। तो आपके सामने आ चुका है वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। ठीक है, और टर्मिनेटर। अब देखिए टर्मिनेटर का काम, अगर आप टर्मिनेटर नहीं लगाएंगे तो एरर आएगी। क्यों? ये कंपलसरी है, सिंटैक्स के साथ बिल्डअप है। ठीक है, आपको हर एक स्टेटमेंट के बाद टर्मिनेटर लगाना है। अब मैंने आपको बताया था कि हम एक ही लाइन के अंदर एक से ज्यादा कोड यूज कर सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, ओ सॉरी, ये जब आपका ऐसे छोटा है तो आपको क्या दबाना है, ऑल्ट एंटर, तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूं। अब मुझे क्या करना है, प्रिंटफ मैंने लगा दिया। ठीक है, ये मुझे प्रिंट कराना है और मैं चाहता हूं स्क्रीन को रोकने के लिए तो गेट ch, क्योंकि अगर आप गेट ch नहीं लगाओगे तो कल मैंने दिखाया था स्क्रीन नहीं रुकी थी। तो आप देख सकते हैं मैं भी एक ही लाइन में काम कर रहा हूं और इसी लाइन में मैं अपना ब्रैकेट भी क्लोज कर देता हूं। ठीक है, अब अगर आपको अपने प्रोग्राम को रन नहीं कराना है, आपको चेक करना है कि इसमें कितनी एरर है या एरर नहीं है या प्रोग्राम सही है या नहीं है, तो आपको दबाना है ऑल्ट F9। ऑल्ट F9 क्या करता है, कंपाइल करता है प्रोग्राम को। क्या करता है, कंपाइल करता है। तो ये कह रहा है एक एरर है। अब वो जो एरर है मैंने जानबूझ करके एरर दी है आपको। ठीक है, आप क्योंकि देखिए एरर आ गई तो समझना भी तो है, तो ये आपको उसी लाइन पे ले जाएगा जिस लाइन पे एरर है और आपको बाकायदा बताएगा उस लाइन के बारे में। मैंने एंटर मारा तो कहता है कि फंक्शन प्रिंट शुड हैव अ प्रोटोटाइप, मतलब प्रिंट फंक्शन नहीं है इसमें। ठीक है, अगर है भी तो आपने डिफाइन नहीं किया, हेडर फाइल नहीं है उसकी कोई। तो पहली बात तो प्रिंट नहीं होता है, प्रिंट एफ होता है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी चीज प्रिंट करानी है तो हम यूज करते हैं सी में प्रिंट एफ। ठीक है, अगर मैंने पीछे प्रिंट लिख दिया हो तो उसे प्लीज आप प्रिंट एफ कर लीजिएगा, क्योंकि एक्चुअली मैं पाइथन की क्लासेस भी देता हूं तो उसमें प्रिंट का यूज करते हैं हम, तो इसलिए थोड़ी सी हैबिट पड़ी हुई है। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब करते हैं ऑल्ट F9 सक्सेस, मतलब देखो वार्निंग 0, एरर 0, लाइन कंपाइल्ड 460 लाइन है हमारी और 460 के 60 टोटल जो थी वो सब कंपाइल हो चुकी हैं और सक्सेस कहता है प्रेस एनी की, कोई भी की दबा दीजिए। ठीक है, अब ये था कंपाइल चेक करने का, कंपाइलेशन चेक करने का। आपको रन कराना है प्रोग्राम तो कंट्रोल F9। देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल लिख करके आ चुका है। कोई सी भी एक बटन दबाइए और वहां से बाहर आ जाइए। अब आप एक चीज देखिए, CLR SCR का काम, मैं कंट्रोल F9 दबाता हूं, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल ये वाला आया है जो इस बार रन हुआ है, पुराना नहीं आया। ठीक है, मतलब उसने जैसे ही हम यहां से गए उसने पोछा लगा के इसको साफ कर दिया। चलिए अब आपको ये भी समझ में आ गया कि एक लाइन में कितने भी स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, बस टर्मिनेटर का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा डिले का भी यूज करके दिखा देता हूं मैं आपको। मैं अब गेट ch नहीं लगाता हूं स्क्रीन रोकने के लिए, मैं यहाँ पे गेट ch की जगह यूज करूंगा डिले। तो मैं अब लाइन बाय लाइन यूज करता हूं क्योंकि आपको समझ में आ चुका है। तो अब अगर मैं डिले को देखो, पहले मैं डिले को विदाउट हेडर फाइल उसकी डाले यूज करके दिखाता हूं। तो मैं लिखता हूं डिले, और डिले में हमें टाइम देना पड़ता है, नैनो सेकंड में होता है। तो अगर मैं 100,000 दे देता हूँ, ठीक है, टर्मिनेटर और ब्लॉक क्लोज कर दिया, तो ऑल्ट F9 पहले कंपाइल करता हूँ तो कहता है एक एरर, एंटर करा तो डिले पे पहुंच गया। कहता है डिले शुड हैव अ प्रोटोटाइप, मतलब कि डिले का आपने कोई भी यहाँ पे हेडर फाइल डिफाइन नहीं किया है, करो। तो अब क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको डिले यूज करना है तो आपको एक हेडर फाइल डिफाइन करनी पड़ेगी, और उस हेडर फाइल का नाम क्या था, हैज इंक्लूड dos.h। चलिए अब देखते हैं ऑल्ट F9, तो आप देख सकते हैं सक्सेस हो चुका है। ठीक है, चलिए अब कंट्रोल F9 प्रेस करते हैं। अब डिले का यूज क्या है, डिले में अगर आपने डिले यूज किया है तो जितना आप यहाँ पे नैनो सेकंड का टाइम देंगे उतने टाइम तक वो प्रोग्राम वहां पे आपकी स्क्रीन पे रुका रहेगा और अपने आप हट जाएगा उतने टाइम को खत्म होने के बाद।
जैसे कि मैं अब रन कराता हूँ कंट्रोल F9, मैंने रन कराया प्रोग्राम और मैं कोई भी की नहीं दबाऊंगा, ये अपने आप हटेगा भी, देखना हट गया अपने आप, मैंने कोई की नहीं दबाई। आप अपने लैपटॉप पे करके देख लीजिएगा, मैंने कोई की नहीं दबाई, आप भी कोई की नहीं दबाएंगे। तो आपको समझ में आ चुका है कि डिले में और गेट ch में अंतर क्या है। डिले में आपको टाइम बताना पड़ता है, जितने टाइम तक आप उस स्क्रीन को रोक के रखना चाहते हैं वो नैनो सेकंड में टाइम बताइए यहाँ पर। और गेट ch में क्या होता है, एंटर जब तक नहीं मारेंगे आप या कोई भी एक प्रेस की नहीं करेंगे तब तक वो उस स्क्रीन से नहीं हटेगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए और कुछ सीखते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है, देखिए सी लैंग्वेज के अंदर जब तक हम उसका बेस मतलब नींव कह सकते हैं, नींव को मजबूत नहीं कर सकते तब तक प्रोग्राम करना थोड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहले हम इसकी नींव पे वर्क करेंगे कि सी लैंग्वेज वर्क करता है तो कैसे करता है, ठीक है, और क्या क्या चीजें यूज करता है, उसके बाद हम प्रोग्राम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा कंटेंट स्टार्ट करते हैं नींव का। ठीक है, चलिए अब जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम लिटरल्स ऑफ सी। लिटरल्स ऑफ सी। अब लिटरल्स ऑफ सी में क्या क्या होता है ये देखते हैं। टॉपिक है हमारा लिटरल्स ऑफ सी। लिटरल्स ऑफ सी दो प्रकार की होती है, एक होती है कांस्टेंट वैल्यू, एक होती है कांस्टेंट वैल्यू, और दूसरा आपका होता है टोकन। टोकन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट वैल्यू की। तो कांस्टेंट वैल्यू के अंदर जो चीजें आती हैं वो पहला आपका आता है इंटीजर और दूसरा आपका आता है डेसिमल। अब अगर मैं बात करूं इंटीजर की, तो इंटीजर भी जो है वो उसके अंदर भी एक होता है डेसिमल, लेकिन पहला क्या है इंटीजर, ठीक है, इंटीजर, और दूसरा होता है डेसिमल पॉइंट। ठीक है, अब ये क्या है कांस्टेंट वैल्यू के पार्ट हैं, इंटीजर और डेसिमल पॉइंट। लिटरल्स ऑफ सी पढ़ने जा रहे हैं हम। ठीक है, कांस्टेंट और वैल्यू होती है और टोकन्स होते हैं, अभी इनको डीपली पढ़ेंगे, पहले देख लीजिए। टोकन्स की अगर मैं बात करूं, टोकन्स कितने टाइप के होते हैं। टोकन्स एक होता है आपका कैरेक्टर, कैरेक्टर। तो टोकन जो होते हैं वो किसे बोला जाता है, कैरेक्टर को। ठीक है, मतलब लिटरल्स ऑफ सी का मतलब क्या है कि सी के अंदर आप जितने भी जो नंबर लिखते हैं, वर्ड लिखते हैं, जितनी भी चीजें आप उसमें यूज करते हैं उनको लिटरल्स कहते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू में मैंने बताया आपको इंटीजर। अब इंटीजर के अंदर आप कौन कौन सी वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इंटीजर की, तो आप सब जानते हैं इंटीजर क्या होता है, एक नंबर लाइन होती है, उस नंबर लाइन के बीच में जीरो होता है और जीरो से लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे माइनस की वैल्यू होती हैं और जीरो से राइट हैंड साइड वाली वैल्यू प्लस की होती हैं। तो वो सब क्या कहलाती हैं, इंटीजर। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो इंटीजर है वो तीन प्रकार में डिवाइड हुआ है। ठीक है, एक होता है डेसिमल। डेसिमल आपको पता है जो वैल्यूज पॉइंट में लिखी होती हैं उसको हम डेसिमल कहते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो डेसिमल पॉइंट है ये एक प्रकार से इंटीजर का ही पार्ट है। 6.5, 5.4 ये क्या है, डेसिमल है। ठीक है, दूसरा आपका होता है ऑक्टल। तो अगर हम बात करें ऑक्टल की, तो ऑक्टल के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं वो स्टार्ट होती है हमेशा जीरो से, ठीक है, सॉरी ओ से। अब जो हमारा ऑक्टल होता है वो 0 से 7 के बीच में होता है, 0 से 7 के बीच में होता है। ठीक है, जैसे अगर मैंने एक चीज लिख रखी है O123, तो ये आपका क्या है, ऑक्टल है। ठीक है, लेकिन अगर मैं लिखता हूं O128 तो ये ऑक्टल नहीं है, क्योंकि ऑक्टल के अंदर जो भी वैल्यूज आएंगी वो 0 और 7 के बीच की ही होंगी, इससे बड़ी नहीं वैल्यू आ सकती। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा 123 में ऑक्टल है, ये O123 ऑक्टल है, और O128 8 आ गया क्योंकि 0 से 7 तक की वैल्यू ही आ सकती है, तो ये ऑक्टल नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब ऑक्टल के बाद एक आता है आपका हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, अगर हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल की,
तो हेक्साडेसिमल जो होता है वो हमेशा OX से स्टार्ट होता है, ठीक है। और फर्क की बात करते हैं, जो हेक्साडेसिमल होता है उसके अंदर जो वैल्यूज होती हैं स्टोर, वो एक तो आपकी ये होती हैं 0 से 9, 0 से 9 एंड A से F, A से F। तो जितनी भी वैल्यू 0 से 9 के बीच की होंगी और A से F के बीच की होंगी, अगर वो आ रही हैं तो वो हेक्साडेसिमल है। फॉर एग्जांपल अगर हमने आपको बोला OX समझ जाना, हेक्साडेसिमल, O आ जाए खाली ऑक्टल, डेसिमल तो पता ही है, इंटीजर पता ही है, ठीक है। OX, अब OX में क्या होता है ये समझते हैं। OX जो है आपका, मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको OX, ये आपका क्या है, ये आपका ऑक्टाडेसिमल है, ठीक है। क्या है ये आपका, सॉरी हेक्साडेसिमल है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब और बात करते हैं आगे की, समझते हैं चीजों को, ठीक है। चलिए, तो आपका जो हेक्साडेसिमल है वो 0 to 9 वैल्यू लेकर के चलता है, और उसकी नज़र में जो A से लेकर के F तक की वैल्यू होती हैं उनको वो फिर 9 से ऐड ऑन करता चला जाता है। मतलब उसके लिए A क्या है, A उसके लिए 10 है, B क्या होगा 11 होगा, C क्या होगा 12 होगा, ऐसे ही F तक वो समझ जाता है, ठीक है। तो आई होप आपका हेक्साडेसिमल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे OX से स्टार्ट होता है, ऑक्टल 0, O से स्टार्ट होगा, O 1 to 8, और जो वैल्यूज आएंगी वो 0 से 7 के बीच की ही होंगी, और डेसिमल समझ में आ चुका है, इंटीजर भी पता ही लग गया है आपको। अब बात करते हैं हम टोकन और कैरेक्टर की, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोकन की, कि टोकन क्या होता है। टोकन जो है, जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो कैरेक्टर वैल्यू हम यूज करते हैं, ABCDEFGH, शुभम, विनय, संस, एटसेट्रा, जो वर्ड, ये सब क्या है, टोकन के पार्ट है। तो टोकन में कैरेक्टर, अब कैरेक्टर भी जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कैरेक्टर जो है आपका वो 2 प्रकार के हैं। पहला कैरेक्टर जो होता है आपका वो होता है सिंगल कैरेक्टर। क्या होता है, सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर। अब सिंगल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, सिंगल कैरेक्टर वो कैरेक्टर होते हैं जो हमेशा सिंगल कोटेशन से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर मैंने आपका सिंगल कोटेशन में A लिख रखा है तो ये क्या है, सिंगल कैरेक्टर है, और ये अपने आप में क्या है, एक टोकन है, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टीपल कैरेक्टर की। मल्टीपल कैरेक्टर की, तो मल्टीपल कैरेक्टर ग्रुप ऑफ सिंगल कैरेक्टर कह सकते हैं आप, और उसको डिफाइन किया जाता है डबल कोटेशन में, ठीक है। मतलब शुभ, अब डबल कोटेशन में। तो आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि लिटरल्स क्या होते हैं सी के अंदर। और मैं आपको ये बता दूं, आपको ये समझ के रखना है कि ये चीजें क्या हैं, बस अभी आपको ये समझना है। इनका जो यूज है वो हम आगे करेंगे। अभी आप ये समझिए कि सी लैंग्वेज के अंदर जो जो चीजें हम यूज करते हैं उनको लिटरल्स कहते हैं, और वो कितने प्रकार की हो गई, 2 प्रकार की। एक हो गई आपकी कौन सी, कांस्टेंट, और एक हो गया टोकन। टोकन कैरेक्टर्स के अंदर जो सारी वैल्यूज होती हैं, और कांस्टेंट जिसमें इंटीजर, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, ठीक है, ये सारी वैल्यूज आती हैं। अब आगे की क्लास में हम कैरेक्टर सेट पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।